Hello students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Today with a new lecture that is based on the lesson of 10th class and the lesson of the 10th class SST history. The name of the lesson that is the rise of nationalism in Europe. Rise of the nationalism in Europe. I am Shekhar Prajapati. Today we are going to go further. What is further? That is, beta, previously we have discussed about some terms. What in first lecture, what is a nation? What is a nation? Nationalism. फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नेशन क्या है, नेशन की वेरियस डेफिनेशंस हम लोगों ने पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि नेशन क्या है, नेशन एक टेरिटरी है जिसमें एक जो आइडेंटिफाई होता है उसके कॉमन कल्चरल या ट्रेडिशनल एंटिटीज। उसके बाद हमने चर्चा की नेशनलिज्म क्या है, मैंने आपको बताया आईएसएम। क्या बताया बेटा आपको मैंने? दैट इज आईएसएम। आईएसएम इज एन आइडियोलॉजी, नेशनल राष्ट्रीय एंड व्हाट नेशनलिज्म राष्ट्रवाद। सो इट इज एन आइडियोलॉजी। ये क्या हो जाता है? आइडियोलॉजी हो जाता है। उसके बाद हमने फैक्टर्स गिव राइज टू नेशनलिज्म इन यूरोप। कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने यूरोप में नेशनलिज्म को क्या दिया था, राइज हुआ था जिसकी वजह से। उसके बाद हमने पढ़ा बिगिनिंग ऑफ द नेशनलिज्म। नेशनलिज्म फिर बिगिन कैसे हुआ फैक्टर से इफेक्ट होने के बाद। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट व्हाट दैट इज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। इटली और जर्मनी का हमने यूनिफिकेशन पढ़ा। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट दैट इज व्हाट बेटा ग्रेट ब्रिटेन अ नेशन स्टेट। मींस ग्रेट ब्रिटेन अ नेशन स्टेट। बेटा दो टर्म्स होती हैं, ध्यान से समझना। पहला तो ग्रेट ब्रिटेन जो हम पढ़ रहे हैं, एक होता है फिर यूके यूनाइटेड किंगडम। बेटा दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। ऑल्दो इट इज अ टेरिटरी, द सेम टेरिटरी, लेकिन ये दोनों हैं अलग अलग। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड फर्दर, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूं ग्रेट ब्रिटेन और यूके पार्ट एक ही है, लेकिन अगर टेरिटरी की बात की जाए तो दोनों की टेरिटरीज अलग है। अलग से मींस उसकी टेरिटरी यूके की टेरिटरी कुछ और है। अगर मैं अभी से फर्दर करूं तो ये क्या है? बोर्ड, ठीक है, और ये क्या है? लैंड इन टेरिटरी। अब वो कैसे है आई विल टेल यू फर्दर। शुरुआत करते हैं बेटा, हमने पढ़ा नेशन क्या है, नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म किन वजहों से यूरोप में फैला। उसके बाद हमने पढ़ा नेशनलिज्म कैसे शुरू हुआ यूरोप में। फिर हमने पढ़ा कि इस नेशनलिज्म के बाद जब नेशनलिज्म हुआ तो फिर यूनिफिकेशन कैसे हुआ ऑफ द जर्मनी एंड द इटली। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा ग्रेट ब्रिटेन अ नेशन स्टेट। बेटा समझिए ध्यान से, यहाँ पे यूनिफिकेशन है। जो यूनिफिकेशन हमने किसमें, जर्मनी और इटली में पढ़ा है, ये यूनिफिकेशन इट इज एक्चुअली अ नेशन मूवमेंट, अ नेशनल मूवमेंट। ये एक नेशनल मूवमेंट था, लोग अपनी टेरिटरी के लिए क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। इट वाज द व्हाट, इट वाज द फाइट ऑफ द पीपल फॉर देयर कंट्री। ये लोगों की लड़ाई थी उनकी कंट्री के, उनकी टेरिटरी के लिए। बट नॉट सेम हियर, यहाँ पर ऐसा नहीं था। इट वाज कह सकते हैं इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी। ये कॉन्स्पिरेसी जिसमें ग्रेट ब्रिटेन और यूके निकलकर सामने आए ऑफ द इंग्लिश। ठीक है, चर्चा करते हैं। पहले क्या है, नॉट अ सडन प्रोसेस, नो ब्रिटिश नेशन बिफोर 18th सेंचुरी। बेटा अगर मैं आपसे बात करूं कि ब्रिटिश क्या है, ब्रिटिश नेशन 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। देयर वर सम स्मॉल किंगडम्स, ठीक है, स्मॉल किंगडम्स थे। और ये सडन प्रोसेस भी नहीं है कि ऐसा अचानक से आया कि ब्रिटिश आपको ब्रिटिश दिखा, ब्रिटिश एम्पायर दिखा आपको ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम। नो, इट वाज a process which took a lot of years, which took many years to get it in a broad term, which today we know by the name of Great Britain and UK। ठीक है, समझते हैं आप। People residing in British Isles, आइसलैंड्स क्या है बेटे, आइसलैंड्स क्या है, इसमें 4 कंट्रीज आती हैं। पहला इंग्लैंड, वेल्स,
Ireland, and number 4 that is Wales. That is Wales. So आइसलिस से आपको कंफ्यूजन हो गई, ब्रिटिश आइसलिस क्या है बेटा? दिस इज अ टर्म जो हमें बताती है कि ये ग्रुप है 4 कंट्रीज का, और इसे आइसलिस इसलिए कहा जाता है बिकॉज देयर इज अ ग्रुप ऑफ आयरलैंड. देयर इज अ ग्रुप ऑफ आयरलैंड. आयरलैंड इज आल्सो नोन एज एन आइलैंड. ठीक है, आगे. Were mainly English, Wales, Scots and Irish, with distinct political and social traditions. With distinct political and social traditions. बेटा 4 अलग-अलग कंट्रीज थी. उन 4 कंट्रीज में अलग-अलग लोग रहते थे, रिसाइड करते थे. अब उन 4 अलग-अलग कंट्रीज के कल्चर भी अलग थे, उनके ट्रेडिशन भी अलग थे. उनका कल्चर और उनका ट्रेडिशन, सोशल पॉलिटिकल कल्चर, सोशल ट्रेडिशन, वो सभी अलग अलग, वो सभी अलग अलग. अब हुआ क्या? जैसे मैं अगर आपसे कहूं इंग्लिश, जो इंग्लैंड के लोग वो इंग्लिश यूज करते थे, वेल्स के लोग क्या, इट वाज वेल्स यूज देयर, स्कॉटिश यूज करते थे, स्कॉटलैंड के पीपल, आयरिश यूज करते थे, आयरलैंड के पीपल. ठीक है, तो इनकी लैंग्वेज, इनके ट्रेडिशन, ठीक है, इनके ट्रेडिशंस सभी कुछ अलग अलग. तो उसके बाद क्या हो रहा पढ़ते हैं. इंग्लिश नेशन ग्रू टू पावर, स्टार्टेड टू डोमिनेट अदर आइलैंड्स, स्टार्टेड टू डोमिनेट अदर आइलैंड्स. ये 3 आइलैंड्स. ठीक है बेटा. अब इंग्लिश पावर में आते गए धीरे धीरे. अब वो पावर में कैसे आते गए बेटा? मैंने आपको बताया था in the later 16th-17th century there was industrial revolution took place in both England, Britain. ये लोग व्यापार करते, अलग अलग पॉलिसीज यहाँ पर क्या करते हैं, एनफोर्स करते हैं. they got a good power and a good territory and a good imperialism in any country. तो ये लोग जैसे जैसे पावर में आए इंग्लिश पीपल, ये लोग जैसे जैसे इनकी पावर ग्रू हुई, इन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया अदर आइलैंड्स, डोमिनेट करना शुरू कर दिया अदर आइलैंड्स. अब वो डोमिनेट बेटा कैसे किया? इनकी लैंग्वेज, इनके ट्रेडिशंस, उन सभी को इन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया. दे फोर्स्ड द पीपल टू यूज देयर ओन लैंग्वेज, दैट इज द इंग्लिश. उन लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए उन्हें क्या किया बेटा? दे वर जस्ट सप्रेस्ड बाय इंग्लिश. ठीक है, उन्हें कहा हमारे ट्रेडिशन यूज करिए, हमारी लैंग्वेज यूज करिए, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम आप लोग यूज करिए, बिकॉज दे वर इन पावर. हु वर इन पावर? दैट इज द इंग्लिश, दैट इज द इंग्लिश. नेक्स्ट पढ़ेंगे. 1668 इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड द पावर फ्रॉम मोनार्क. सीज्ड मींस रोक देना, बंद कर देना या जब्त कर देना. अब जब इंग्लिश इतने पावरफुल हो गए, इंग्लिश इतने पावरफुल हो गए that they felt that there is no one to vote, that there is no one to oppose us. हमारा कोई भी विरोध करने वाला नहीं है. Either there were some people, जो लोग उनका विरोध, या कुछ लोग जो उनका विरोध करना चाहते थे, जब उनका विरोध करते भी थे, उन लोगों को भी सप्रेस करते थे, उनके विरोध को वो दबा देते थे. Either by killing those people or by send them to the jail, to the prison, whatever was there. There was some brutal policies of the English. Okay, समझते हैं. 1668 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर सीज कर दी मोनार्की, मींस इन कंट्रीज में जो मोनार्की एक्टिव थी उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया, उसे बंद कर दिया, जब्त कर दिया गया. और क्या हुआ उसके बाद बेटा? एंड 1707 एक्ट ऑफ यूनियन. क्या हुआ बेटा? 1707 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या एक एक्ट पास किया जिसका नाम क्या था? 1707 एक्ट ऑफ यूनियन. एक्ट ऑफ यूनियन नाम का एक एक्ट इन लोगों ने क्या किया, वहां पर अप्लाई किया, और उससे क्या हुआ? रिजल्टेड द यूनिफिकेशन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड. क्या हुआ बेटा? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का क्या हो गया? यूनिफिकेशन हो गया इस एक्ट की वजह से, इस एक्ट की वजह से. फिर क्या हुआ? फॉर्म ग्रेट ब्रिटेन, फॉर्म ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड
किंगडम। बेटा मैंने दोनों वर्ड्स को लिखा, यही चीज समझने की है ध्यान से। ऑल्दो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड फर्दर, लेकिन यहीं पर समझिए इन्होंने कहा इंग्लिश, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड फॉर्म ग्रेट ब्रिटेन। इस समय 1707 में जब क्या हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन आया, तो वहां पर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को एक साथ मिला दिया गया, जिसने क्या बनाया, ग्रेट ब्रिटेन। जिनसे क्या बना, ग्रेट ब्रिटेन और यूके भी बना। मींस अभी 2 कंट्री और, तो मतलब क्या निकला, ग्रेट ब्रिटेन में अभी तक कितनी कंट्री है बेटा, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रेट ब्रिटेन। और जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें ये दोनों भी कंट्रीज हैं, और बाकी की वेल्स और आयरलैंड, ये दोनों भी हैं। उसने क्या बनाया, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। आगे बढ़ेंगे। पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय इंग्लिश, political and cultural identities of the Scots were systematically suppressed and Catholics in Scotland were brutally, ध्यान से समझिए बेटा, brutally suppressed if regained independence। क्या होगा, पार्लियामेंट जो था, इंग्लिश पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट था उसमें कौन कौन सी कंट्री थी बेटा यूनिफाइड क्या हुआ था, दैट इज इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। मींस दोनों कंट्रीज के पार्लियामेंट में लोग रहे होंगे, रिप्रेजेंटेटिव रहे होंगे। अब उन रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या किया, ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे बेटा किस किस के, दोज वर ऑफ द इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। इनको क्या किया, इनको सप्रेस किया गया, इनको सप्रेस किया गया बाय द पीपल ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के लोगों ने, इंग्लिश पीपल ने इन्हें क्या किया, सप्रेस किया। और जब इन्हें सप्रेस किया तो इनकी लैंग्वेज अपनी, इनका ट्रेडिशन अपना, इनका कल्चर अपना, इनका पॉलिटिकल सिस्टम इन्होंने सिस्टमैटिकली, मींस धीरे इन लोगों ने धीरे धीरे इनका ट्रेडिशन और इनकी लैंग्वेज को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। एंड दे मर्ज दैट विद द इंग्लिश लैंग्वेज। मर्ज भी नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे, दे वर at that time what they were just skipped to use what that is the English language and English culture। इसके बाद क्या हुआ, पार्लियामेंट को डोमिनेट किया गया, पॉलिटिकल कल्चरल आइडेंटिटीज ऑफ स्कॉट्स वर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। जो स्कॉट्स की क्या थी बेटा, पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटीज जिससे वो पहचाने जाते थे, दीज आर द स्कॉट्स, ये स्कॉटलैंड के लोग, उनको क्या कर दिया गया, धीरे धीरे तरीके से क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसके बाद क्या किया बेटा, कुछ लोग कैथोलिक्स थे। जब हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कैथोलिक्स, ठीक है, और ह्यूगेनोट्स, 2 टर्म्स पढ़ी थी। जो कैथोलिक्स थे, जिन्हें पहले क्या माना जाता, दोज वर रिगार्ड एज द रिलीजियस चीफ। अब जो कैथोलिक्स थे वो स्कॉटलैंड के जो कैथोलिक्स थे, अगर उन्होंने, कई कैथोलिक्स के ग्रुप में लोग थे सिंपल, वो तो चलो उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इन कैथोलिक्स ने इंग्लैंड के इस डोमिनेशन को बर्दाश्त नहीं किया। और जितने भी कैथोलिक्स क्या करते थे, इसका विरोध करते थे, इंग्लैंड का, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे, या फिर अपनी इंडिपेंडेंस को रीगेन करने के लिए, वापस प्राप्त करने के लिए ये लोग क्या करते थे, इंग्लैंड का विरोध करते थे, इंग्लैंड से मांग करते थे। उनको क्या कहा, ब्रूटली सप्रेस। अब ब्रूटली सप्रेस का मीनिंग एक वर्ड लग रहा है, ब्रूटली मींस बहुत बुरी तरह से। उन लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, उन्हें दंडित किया जाता था बहुत बुरी तरह से, जिससे कोई और लोग आगे जाकर ऐसी हरकत ना करें। ठीक है, तो उन कैथोलिक्स को क्या कर दिया जाता था बेटा, दे वर ब्रूटली सप्रेस्ड। आगे, आयरलैंड इनहेबिटेड बाय कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। Protestants were supported by English, and Catholics after many protests were suppressed। बेटा ध्यान से समझिए, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि इंग्लिश ने डोमिनेट किया, इंग्लिश ने क्या किया, डोमिनेट किया, लेकिन यहां पर देखिए अब क्या है, प्रोटेस्टेंट वर सपोर्टेड बाय इंग्लिश। इंग्लिश पार्लियामेंट को लगा कि जो आयरलैंड है उसके 2 पार्ट, वन इज रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, नेक्स्ट इज नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। अब बेटा क्या किया, तो आयरलैंड में 2 लोग रहते थे, 2 तरह के। पहले तो कौन रहते थे, कैथोलिक्स, और दूसरे कौन रहते थे, सेकंड वन दैट इज द प्रोटेस्टेंट्स। तो जितने भी प्रोटेस्टेंट यहाँ पर थे और जितने भी
हमने यहाँ तक पढ़ा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली में क्या एक नेशनलिज्म की फीलिंग पड़ी। अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्पिरेसी। क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया उसने? इसमें बताया कि जो प्रोटेस्टेंट थे, दो ग्रुप थे ना आयरलैंड में उस समय, पहला कैथोलिक्स और दूसरा प्रोटेस्टेंट। तो इंग्लिश ने क्या किया? इंग्लिश ने ये सोचा कि क्यों ना हम क्या करें, इन दोनों के बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को क्या करते हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को यहाँ पर एनफोर्स कर दे, लागू कर दे। वही किया। पहले इन्होंने किसका साथ दिया? प्रोटेस्टेंट्स का। इन्होंने प्रोटेस्टेंट्स का साथ दिया। ठीक है, जब इन्होंने प्रोटेस्टेंट्स का साथ दिया, उन्हें सपोर्ट किया, तो प्रोटेस्टेंट को लगा कि दीज आर इन आवर फेवर, ये हमारे किसमें है? फेवर में है। अब इसके बाद धीरे धीरे इंग्लिश ने इन प्रोटेस्टेंट को तो कर दिया शांत और इनको अपने किसमें ले लिया? अधिकार क्षेत्र में इनको सप्रेस कर दिया। इन प्रोटेस्टेंट को इन्होंने क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया। अब ग्रुप एक बचा वहां पर किसका? कैथोलिक्स का। कैथोलिक्स ने बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़ी। लड़ाई का मतलब इन द सेंस कि वहां पर उन्होंने क्या किया? कैथोलिक्स ने वहां पर प्रोटेस्टेंट किए, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए। प्रोटेस्टेंट्स जो थे कैथोलिक्स, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, विरोध किया। लेकिन अब वहां पर चूंकि आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट है वो तो खुद इनके कब्जे में आ गए, पूरी तरह से इनके दबाव में आ गया, और धीरे धीरे इन्होंने साजिश के तहत उसे कर लिया अपने अंदर। अब क्या हुआ? जो कैथोलिक्स का ग्रुप था बेटा, कैथोलिक्स के ग्रुप को उन्होंने कई सारे प्रोटेस्ट किए, कई सारी लड़ाइयां की, कई जगहों पर इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। धीरे धीरे इन्हें भी क्या कर दिया? आयरलैंड के कैथोलिक्स थे, इन्हें भी इंग्लिश पीपल ने, इंग्लिश पार्लियामेंट ने सप्रेस कर दिया, इन्हें भी दबा दिया। अब आगे क्या हुआ? 1801 आयरलैंड फोर्सली, आयरलैंड बिल्कुल भी एग्री नहीं था, समवेयर स्कॉटलैंड को एग्री, स्कॉटलैंड को एग्री था समवेयर, लेकिन फिर भी आयरलैंड बिल्कुल भी एग्री नहीं था। लेकिन एज दे वर ग्रू इन पावर, बेटा इंग्लिश नेशन ग्रू टू पावर, ये बहुत पावरफुल हो चुका था इस समय तक। तो आयरलैंड इसमें फोर्सली मतलब दबाव, जबरदस्ती पार्ट बना दिया ब्रिटेन का। इसका बेटा ब्रिटेन का। और इंग्लिश लैंग्वेज डोमिनेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या गया? हो गया बेटा डोमिनेशन हो गया। आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड वर सबऑर्डिनेट टू इंग्लैंड, और अब आयरलैंड और स्कॉटलैंड जो है वो क्या हो गए? सबऑर्डिनेट हो गए, इसके हो गए इंग्लैंड। क्या हो गए बेटा? सबऑर्डिनेट हो गए, इसके हो गए इंग्लैंड। आयरलैंड और स्कॉटलैंड इंग्लैंड के सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मींस अधीनस्थ देश, अधीनस्थ जो अब क्या थे? जो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के अब अधीन, इंग्लैंड के अधीन मींस व्हाट इंग्लैंड वांटेड। इंग्लैंड इतना पावरफुल हो गया, इंग्लिश पार्लियामेंट इतना पावरफुल हो गया कि जो इंग्लिश चाहेगा वही फॉलो करना पड़ेगा स्कॉटलैंड को और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड को और इंग्लैंड। आगे बढ़ेंगे, मींस अब पूरी तरह से क्या हो गया बेटा? दैट इज द व्हाट, दैट इज द यूनिफिकेशन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन and slowly in the same process Wales was also included under what? Under the English term. Next हम आते हैं बेटा idea of nation was expressed by various painters and artists. मीन्स बेटा जो idea of nation को एक्सप्रेस किया गया था बहुत सारे पेंटर्स के द्वारा और आर्टिस्ट के द्वारा। मीन्स आइडियोलॉजी कि नेशन क्या होता है, इन लोगों ने अपनी रचनाओं से, अपनी कृतियों से क्या किया? इसे एक तरह से क्या करने की कोशिश की थी? एक्सप्रेस करने की कोशिश की थी। पोर्ट्रेट एंड फॉर्म फिगर मैरियन इन फ्रांस एंड जर्मेनिया इन जर्मनी। अब ये क्या है? अब जो ये नेशन था, नेशन को रिगार्ड किया गया एज आ मदर नेशन, मीन्स हम लोग भी कहते हैं मातृभूमि। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज और मेजर ऑफ द कंट्रीज में जो नेशन है, इस नेशनलिज्म या नेशन जो है, इस टर्म को रिगार्ड किया जाता है एज अ फीमेल मदर। फीमेल मीन्स फीमेल, एज अ फीमेल। जैसे हम भी कहते हैं भारत माता, क्या बोलते हैं? भारत माता, भारत पिता तो नहीं बोलते। इवन भारत इज गॉड, इवन भारत इज अ फेमिनिन, सॉरी मस्कुलाइन, भारत इज गॉड, भारत इज मस्कुलाइन समवेयर इन द सेंस, but it is regarded as the feminine। ठीक है, फीमेल फिगर हम देखते हैं
हैं, फीमेल फिगर हम देखते हैं। तो ऐसे ही बेटा क्या होगा, ऐसे ही जो पोर्ट्रेट किया गया फीमेल फिगर, क्या बेटा, फीमेल फिगर, फीमेल फिगर की तरह से इसे पोर्ट्रेट किया गया नेशन, ठीक है। और उससे बहुत सारे आर्टिस्ट ने कई सारे मैरियन एक फिगर बनाई गई, तो इसके फ्रांस में मैरियन, और जर्मेनिया की किसमें बनाई गई, जर्मनी, जर्मेनिया की किसमें बनाई गई, जर्मनी। और हमने यहाँ पर इंडिया में भी एक सिंबल अब ये बेटा एलेगोरी होता है, क्या, एलेगोरी, ठीक है। अब ये होता क्या है, यही होता है तो पोर्ट्रेट का सिंबल, ठीक है। अभी समझाता हूं मैं आपको, इसे रफ कर देता हूं एक बार। एलेगोरी क्या होता है बेटा, एलेगोरी का मीनिंग टू पोर्ट्रेट, व्हाट, टू पोर्ट्रेट द पीपल और थिंग यूज टू एक्सप्रेस अ फील और parent by a symbol or right means एलेगोरी क्या है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है जो यूज की जाती है एक्सप्रेस करने के एक फीलिंग या एक टेरिटरी किसी सिंबल या किसी राइटिंग के द्वारा। अब ये मींस मैरियन का भी एक सिंबल है, एक पिक्चर है, जर्मेनिया का भी एक सिंबल है एक पिक्चर है, ठीक है। जैसे इंडिया में सत्यमेव जयते का यूज होता है, सो इट इज व्हाट, दीस आर एलेगोरी मींस दीस आर सम सिंबल्स which are expressed even by the either by symbol or by writing, ठीक है। सो इसको बेटा क्या किया गया, नेशन का आइडिया कई सारे पेंटर्स और आर्टिस्ट के द्वारा क्या किया गया, इसे एक्सप्रेस किया गया और इसे पोर्ट्रेट मींस इसे दर्शाया कैसे गया, इसे दर्शाया गया फीमेल फिगर की तरह। कहां पर बेटा, अगर मैं यहां पर क्या लिखूं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज मींस फीमेल फिगर में आप कह सकते हैं मदर नेशन, क्या कह सकते हैं इसे आप, इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपसे कहूं तो आप क्या कह सकते हैं बेटा, आप कह सकते हैं मदर नेशन, क्या कह सकते हैं बेटा, मदर नेशन, मातृभूमि, ठीक है। तो ये क्या है, फीमेल फिगर की तरह इसे पोर्ट्रेट किया गया और मैरियन फ्रांस और जर्मनी इन दो कंट्रीज में मैंने आपको एग्जांपल दिए। इसके बाद मैंने आपको एलेगोरी बताया, एक व्यक्ति या वस्तु जो एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है किसी फीलिंग या किसी टेरिटरी को किसी सिंबल या किसी राइटिंग के द्वारा। अब समझिए बेटा, एक क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए, ध्यान से समझिए सभी। नेम द कंट्रीज यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, चलिए इसे ऐसे करते हैं, नेम द कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका यूज फीमेल फिगर एज एलेगोरी, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है आपके लिए एंड यू मस्ट बी राइट विद द आंसर राइट नाउ। जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के लिखिए आंसर, ठीक है। आई एम गोइंग टू अनाउंस द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर जस्ट गोइंग टू डू इट, ठीक है बेटा। जल्दी आंसर करिए, कितना नाम देखिए। जो क्वेश्चन मैंने दिया था कितने स्टूडेंट्स ने किया आंसर, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है आंसर, फाइंड द आंसर लेटर। अब चर्चा शुरू करते हैं नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म। नेशनलिज्म मींस राष्ट्र, इंपेरियलिज्म मींस
साम्राज्यवाद। इंपेरियलिज्म मीन्स साम्राज्यवाद। अब ये राष्ट्रवाद क्या है, पहले बेटा दोनों को डिफाइन कर लेते हैं। अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लव एंड डिवोशन, कोई व्यक्ति अपनी कंट्री या अपनी टेरिटरी के लिए जब उसके अंदर फीलिंग आती है लव और डिवोशन, ठीक है, दैट इट इज माय कंट्री, आई शुड डू समथिंग फॉर इट, आई मस्ट डू समथिंग फॉर इट, उसे नेशनलिज्म कहते हैं। अभी इंपेरियलिज्म क्या होता है, प्रोसेस होता है इन विच एनी पावरफुल कंट्री बाय यूजिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड मेनी अदर टेक्निक्स होती है। मिलिट्री स्ट्रेंथ और किसी भी कंट्री को कॉलोनी बना लेती है और उस कॉलोनी में पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स से अपना क्या कर लेती है, कंट्रोल, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ इंपेरियलिज्म। मींस किसी कंट्री में, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ताकतवर देश है, उसने किसी दूसरे मजबूर या एक तरह से कमजोर देश पर अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर वहां पर अपना पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस बना लिया। मींस राजनीतिक इन्फ्लुएंस किसी कंट्री के ऊपर अपना एस्टैब्लिश कर देना इज नोन बाय द नेम ऑफ इंपेरियलिज्म। ठीक है, समझते हैं। नेक्स्ट, फीलिंग ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, यूनिटी among the people of a state or a country or territory। ये फीलिंग होती है जिसमें पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होती है, राजनीतिक रूप से ज्यादा दिक्कतें नहीं आती है, और यहाँ पर यूनिटी होती है लोगों के बीच में जो किसी स्टेट में होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है। अब इंपेरियलिज्म क्या होता है, इंपेरियलिज्म होता है फीलिंग और नेशनलिज्म वहां भी होती है। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर यूज हुआ है यूनिटी among the people of a state। होती यूनिटी यहां भी है among the people of the state, लेकिन वो कैसी होती है, here the people in a country are living in harmony, एक दूसरे के साथ कैसे रह रहे हैं बेटा, हार्मनी में, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन अब ये इंपेरियलिज्म कैसे बन जाता है बेटा, नेशनलिज्म, इट इज नोन बाय द नेम ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म। व्हाट, एक्सट्रीम नेशनलिज्म। एक्सट्रीम नेशनलिज्म में क्या होता है, extreme nationalism, my country right or wrong, my country right or wrong, मेरा देश है, चाहे तो या तो सही है या गलत है, no matter, it is my country। So when the nationalism become what बेटा, extreme, तो क्या होता है, it rise a word, a term that is known by the name of jealous। मींस जेलियस फीलिंग आ जाती है एक कंट्री के लोगों में या किसी एक कंट्री या टेरिटरी को लेकर किसी दूसरी टेरिटरी। ठीक है, मींस लोग एक दूसरे से जलने लगते, एक दूसरे के कंट्री से। द पीपल ट्राई टू एक्सपेंड देयर एम्पायर अलोन, जब लोग अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म, और जिसका रिजल्ट लेटर ऑन किस में आ जाता है, इंपेरियलिज्म। इसमें बेटा इंपेरियलिज्म, समझ में आया। आगे चलते हैं, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, सॉरी फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म became intense कहां पर बेटा, बल्कान रीजन। अब ये बल्कान रीजन था, इस बल्कान रीजन में आज के समय की कौन कौन सी टेरिटरीज आती थी, रोमानिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, ग्रीस, बोस्नी हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोन्टेनेग्रो। ये वो कंट्रीज थी जो किस रीजन में आती थी, बल्कान रीजन में। और बल्कान रीजन के जो लोग होते थे, उन बल्कान रीजन से सभी कंट्रीज के जो लोग होते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था, स्लेव्स। किस नाम से जाना जाता था, स्लेव्स। अब ये जो बल्कान रीजन था बेटा, इस बल्कान रीजन में ओटोमन एम्पायर रूल करता था। ओटोमन एम्पायर की अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करूं बेटा आप लोगों से, तो ओटोमन एम्पायर इस कंट्री का या इस वर्ल्ड का सबसे अधिक समय तक राज करने वाले एम्पायर में से एक, लगभग 600 वर्षों तक इसने राज किया। इसके राज करने का रीजन क्या था, ऑल्दो दीज वर मुस्लिम्स कौन से थे, सुन्नी। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने हर धर्म को क्या दिया, संरक्षण दिया। हर धर्म के व्यक्तियों को अपनी आर्मी में रखा, हर धर्म के व्यक्तियों को अपनी ऑफिशियल बनाकर रखा। यही रीजन था
they lived with harmony with all the religions, so that is why they established their rule for a long time in the Balkan region. अब क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर, जैसे ही ओटोमन एम्पायर क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ, वो टूट गया, बिखर गया, विखंडित हो गया, तो वहां पर सिचुएशन जो है एक्सप्लोसिव हो गई। सिचुएशन कैसे हो गई? एक्सप्लोसिव हो गई, क्योंकि देखिए कितनी कंट्रीज है, कितने रीजन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9-10 कंट्रियों के लोग जब उन्हें पता चला दे आर नाउ आउट ऑफ कंट्रोल, नो वन इज हियर टू रूल ऑन देम, कोई उन पर रूल करने वाला नहीं है, तो वहां पर कंडीशन कैसे हो गई बेटा? बहुत ज्यादा। और इसकी वजह से एक दूसरे से वो चाहते थे कि हम हमारी भी आजादी इन द सेंस अभी, ठीक है, लोग कंट्रीज को लेकर यूरोपियन नेशनलिटीज अवे इंडिपेंडेंस, तो अब ओटोमन एम्पायर जब धीरे धीरे हो गया, तो ये जो बल्कान था, यूरोपियन नेशनलिटीज जो थी तो बल्कान में थी, वो उन्होंने क्या, वो टूट गए और वो ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल से बाहर हो गए और उन्होंने अपनी आजादी डिक्लेयर कर। अब क्या हुआ बेटा? पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज दैट इज फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया ट्राई टू गेट प्रोमिनेंस इन बल्कान रीजन लीड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940। अब क्या हो रहा है? जब पता चला यूरोपियन कंट्रीज जो कैसी थी, पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, रशिया, इन कंट्रीज को जब पता चला कि ये बल्कान रीजन में ओटोमन एम्पायर क्या हो गया है, ये टूट गया है, तो इन कंट्रीज ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर कोशिश की कि हम यहाँ प्रोमिनेंट हो जाए, प्रोमिनेंस में आए, और इसी की वजह से क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ। Later several Asian and African countries were controlled by European countries, started to demand for independence, resulting in nationalism. अब क्या हुआ? जब पता चला कि बल्कान वैली में जो कंट्रीज हैं वो ओटोमन एम्पायर से कंट्रोल से बाहर हो गई, तो एशियन और अफ्रीकन कॉलोनीज जो किसके द्वारा उस समय रूल की जा रही थी, कंट्रोल की जा रही थी यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, उन्होंने भी डिमांड की दैट वी वांट आवर इंडिपेंडेंस, और इसी की वजह से नेशनलिज्म का राइज हुआ कहां पर? एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है बेटा। सो इट वाज एन आउटलाइन ऑफ द लेसन दैट वी हैव डिस्कस्ड, द लेसन इज कंप्लीटेड नाउ, लेसन कंप्लीट हो गया है। If any topic is left, I have left that to link the another lesson. Till then, what is your duty? Your duty is to prepare the notes based on the lesson. Okay? Solve the exercise, book exercise, that is especially the book exercise and the question answers. Okay? If you have any doubt, kindly leave a message in the comment box. If you like the video, if the video is worth watch, kindly like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a good day.